चार दोस्त केरला के मॉनसून में एक ऐसी जगह घूमने जाते हैं जहां कोई नहीं जाता, एक डायन के बाग में। इनको साफ साफ बताया जाता है कि कुछ भी हो जाए रात को बाहर मत जाना, मगर ये किसी की नहीं सुनते और निकल पड़ते हैं रात को घूमने के लिए। और आगे चलकर इनको एक बेहद सुंदर लड़की भी मिलती है जिसको देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। बट लिटिल डिड दे नो, वो कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि थी एक डायन। चार दोस्तों का ग्रुप कोची के वयानड की तरफ ट्रिप पे निकले थे। ये ट्रिप इन्होंने काफ़ी पहले ही प्लान कर दी थी और अब छुट्टियां पड़ चुकी थी, तो अब ये निकल गए थे उस ट्रिप के लिए। अमन एक पैशनेट फोटोग्राफर था। उसका कैमरा हमेशा तैयार रहता था कुछ अलग चीज़ों को कैप्चर करने के लिए। रिया और स्नेहा बचपन की दोस्त थी और कबीर इनका कॉलेज फ्रेंड। इन चारों ने एक सेक्लूडेड हेरिटेज प्लांटेशन बंगलो बुक किया था जो जंगल के बीचों बीच में था। ये सब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। वहाँ की हवा में एक अलग सी वाइब थी, मानो कि वहाँ पे हर एक पेड़, हर एक पत्ता, हर चीज़ ने कुछ अलग ही खामोशी थामी हुई है। जब ये उस बंगलो के ऑलमोस्ट मेन गेट पर कदम रखते हैं तो स्नेहा देखती है कि उसके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहे होते। वो सबको बोलते हैं कि भाई यार यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहे, अगले कुछ दिन कैसे बिताएंगे बिना नेटवर्क के। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप कैसे चलेगा ये सब। जिस पे कबीर बोलता है कि पागल तू इतनी दूर यहाँ घूमने आई है, इधर भी तुझे इंस्टाग्राम चलाना है, छोड़ना सोशल मीडिया। अब जो रियल लाइफ में है वो देख, कितना अच्छा माहौल है यहाँ पर, कितनी शांति है यहाँ पर। ये सब आपस में ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इस बंगलो का जो केयर टेकर होता है वो आ जाता है, जिसको सब काका बुलाते थे। नाम उसका अप्पू था, लेकिन सब उसको अप्पू काका बुलाते थे। और ये वही केयर टेकर था जिसकी बात कबीर से हुई थी जब वो ये बंगला पूरा बुक कर रहा था, तो केयर टेकर से ही बात करी थी उसने। अच्छा, अप्पू काका जब इनके सामने आकर खड़े होते हैं तो उनके फेस में एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने ग्रीट तो किया पर उनके चेहरे पर डर सा दिख रहा था। और डर भी क्या, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ से डर भी रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अजीब से एक्सप्रेशन थे उनके चेहरे पर। अब अंधेरा भी होने वाला था, तो अप्पू काका इन्हें बोलते हैं कि जल्दी जल्दी आप सब अंदर आ जाइए, अब अंधेरा होने वाला है, तो बेहतर होगा कि आप में से कोई भी बाहर ना जाए। जो भी आपको देखना होगा, जहाँ भी घूमना होगा, आप सुबह चले जाना, लेकिन अंधेरे में मत जाना। ये सुनते ही चारों पहले तो एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे स्माइल सी देते हैं, क्योंकि भाई ये वो लोग थे जो किसी के रूल्स या कुछ भी मानने वालों में से नहीं थे। तो इनको भी पता था कि हमें कोई कितना भी बोल दे, हमने तो वही करना है जो हमारा मन चाहेगा। तो चारों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और चुपचाप बंगलों के अंदर चल पड़ते हैं। बंगला बाहर से जितना पुराना देखने में लग रहा था, अंदर से उतना ही वेल मेंटेन्ड था। अब रात का समय, सब डिनर विनर कर रहे हैं सब बैठ के, कि तभी बाहर का भी नज़ारा दिख ही रहा था। तो अमन को ना बाहर एक सफ़ेद सा छाया सा कुछ ऐसे जाता हुआ दिखा। तो अमन सबको पूछता है कि तुमने भी देखा क्या बाहर, वो क्या था। अब अमन की बातों को सीरियस लेकर सब लोग बाहर जाते हैं देखने के लिए, पर बाहर कुछ भी नहीं होता। चारों तरफ बस कीड़े मकोड़ों की आवाज़ होती है और हवा में चमेली के फूलों की खुशबू। और जो काका होते हैं वो वहीं पर खड़े थे, वो सबको देख रहे थे। ये सब सोने चले जाते हैं। उस रात सबको ही एक सपना आता है। उस सपने में इन्हें एक लड़की सफ़ेद साड़ी में दिखती है जिसने सिंदूर लगाया हुआ था, चूड़ियाँ पहनी हुई थी और उसके घने बाल थे, लेकिन उसका चेहरा किसी को नहीं दिखा। और यही सपना चारों को आ रहा है। अच्छा, सुबह होती है तो एक अजीब सी चीज़ होती है कि जब ये उठते हैं ना, एक दूसरे की बॉडी से चमेली की खुशबू आ रही होती है। सबको लगा कि आसपास चमेली के कोई पेड़ होंगे, इसी वजह से वो खुशबू आ रही होगी। अब चारों नीचे जाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करते करते रिया अपने सपने के बारे में सबको बताती है। उसका सपना सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। तब सब एक साथ बोल पड़ते हैं कि उन्हें भी वही सपना आया जो रिया बता रही थी। चारों सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतना तगड़ा कोइंसिडेंस कैसे पॉसिबल है। और काका जैसे ये सुनते हैं उनकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती है। वो कुछ बोलने ही लगे थे कि अमन ने एकदम काका को नोटिस करा और वो समझ गया था कि भाई कुछ तो काका ना भाई शेडी इंसान है, कुछ तो ऐसा बताएगा जिसकी वजह से दोनों लड़कियां बहुत बुरी तरीके से डर जाएंगी। तो काका के बोलने से पहले ही अमन बोल पड़ता है कि अरे रात को मैंने कुछ सफ़ेद साड़ी देखा था और हम सब बाहर गए थे वो सफ़ेद साड़ी में, या जो भी सफ़ेद कलर का या फिर जो भी वो सफ़ेद रंग की छाया थी उसे देखने के लिए। तो हम सब ने वो देखने गए थे, तो उसकी वजह से हम सबके माइंड में कहीं ना कहीं वही चीज़ रजिस्टर हो गई होगी और रात को सोते ही हमें सपना आ गया होगा। तो ये बस कोइंसिडेंस है, इस पर ज़्यादा मत सोचो। और ये सब बोलकर वो सबका ध्यान एकदम से हटा देता है। एंड देन सब बोलते हैं कि हाँ यार छोड़ो, जान दो। अब सब बाहर चले गए हैं घूमने के लिए। सब अपने अपने व्यू का मज़ा ले रहे होते हैं। कबीर और अमन आसपास की जगह की पिक्चर्स ले रहे होते हैं। कबीर अमन की पिक्चर्स भी ले रहा होता है। अब कबीर ने जैसे ही अपना कैमरा ऐसे रखा ना, ऐसे करके, तो उसको दिखता है वो लेंस के थ्रू कि कोई लड़की अमन के पीछे है।
जैसे ही वो कैमरा हटाता है अमन के पीछे कोई भी नहीं होता। अब कबीर अमन को कुछ नहीं बताता, वो सोचता है कि वहम होगा, छोड़ो। अब रिया और स्नेहा जो है वो एक जगह बैठकर बातें कर रही है। बातें करते करते उनको किसी लड़की की हमिंग की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई धुन गुनगुना रहा हो। और ये जो धुन थी ये बेहद सुरीली और बहुत ऐसी थी कि बहुत रिलैक्स फील कर दे, कोई भी ये धुन सुने तो बहुत शांति सी फील हो उसको। तो दोनों ध्यान से वो धुन को सुनने लग जाती हैं। अचानक से दोनों को याद आता है कि एक मिनट, यहाँ तो आसपास कोई है ही नहीं, तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब दोनों उस आवाज़ का पीछा करते करते बंगलों के पीछे आ जाती है। वो देखती है कि उनके सामने एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत फूलों का बाग होता है। अब ये दोनों देख रही थी कि आवाज़ तो यहीं से आ रही है बाग के अंदर से, लेकिन एक ना बहुत बड़ा बोर्ड होता है नो एंट्री का। अब ये दोनों वहीं पर खड़ी बाग की तरफ देख रही थी, आवाज़ वहीं से आ रही थी, ये तो बिल्कुल क्लियर था, पर उनको उस बाग में कोई दिख ही नहीं रहा था। और साइन बोर्ड के होने की वजह से वो दोनों अंदर जाने से भी संकोच कर रही थी। तभी वहाँ वो काका आ जाते हैं और उनसे वहाँ से जाने को बोलते हैं। स्नेहा और रिया बोलते हैं कि अरे काका, यहाँ बाग में कोई है, हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। काका उसका कोई आंसर नहीं देते, बोलते कि तुम दोनों अंदर जाओ और इस साइड मत आना, नो एंट्री दिख नहीं रही तुम्हें, इस साइड मत आना बस, और कहीं पे भी चले जाओ। ये बोलकर उन दोनों को काका अंदर भेज देते हैं, जिसपे इन दोनों को भी बड़ा वियर्ड और बहुत अजीब लगता है। अब स्नेहा के अंदर ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी एकदम से पैदा हो जाती है कि भाई मैं जाके देखूंगी इस बाग के अंदर है कौन और कहाँ से आया और हमें दिख क्यों नहीं रहा, क्या है ये पूरा, और ये काका हमें भगा क्यों रहे हैं। उसको तो कुछ मिल गया है ढूंढने को, स्नेहा को मिल गया है कुछ, कोई टॉपिक चाहिए होता है जिसके पीछे वो लग जाए, तो उसको मिल गया है कि भाई मैं तो अंदर जाकर देखूंगी। ऐसे ही शाम बीत जाती है। अब कबीर के पास अमन का कैमरा होता है जिसमें उसने बहुत सारी पिक्चर्स ली होती है, तो कबीर उन्हीं पिक्चर्स को देख रहा होता है, चलो देखो भाई आज मैंने क्या क्या पिक्चर्स ली। अमन की पिक्चर्स तो बहुत सुंदर थी, बट कबीर भी ट्राई कर लेता है, ऐसे कैमरा होता है तो दोस्त तो ले ही लेते हैं कि ला यार हम भी लेते हैं, हम भी देखते हैं कैसी आ रही है। तो कबीर वही सारी फोटोज़ को देख रहा होता है। अब कबीर अपने कैमरे में आराम से ये सब देख रहा है कि तभी उसको ना एक आवाज़ आती है, और ये होती है किसी लड़की के गुनगुनाने की, हमिंग की। सेम वही आवाज़ जो दोनों लड़कियों को सुबह आई थी। कबीर एकदम से आसपास देखता है, ये कौन है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी अचानक से हवा में चमेली की फूलों की खुशबू फैल जाती है। कबीर को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ, एटमॉस्फेयर एकदम से बदल गया, कबीर को एकदम अलग सा फील होने लगा था। तभी कबीर के सामने एक लड़की दिखती है जो फूलों के बाग के बीच में खड़ी थी, बेहद खूबसूरत। जैसे जितना सुंदर चमेली का फूल होता है उतनी ही सुंदर वो लड़की भी थी। कबीर उसको देखकर एकदम थम सा जाता है, बहुत प्यार से बस उसे देख रहा होता है, और फिर थोड़ी देर बाद उस लड़की की एक दो फोटोज़ लेता है। अब कबीर उस लड़की को देख ही रहा था, फोटोज़ ले ही रहा था कि तभी अमन की आवाज़ आती है कि अरे चल भाई अब क्या करेगा, ला इधर दे कैमरा और चल अंदर खाना खाने के लिए जाना है। जैसे ही अमन की आवाज़ आती है तो कबीर अमन की तरफ देखता है, और जब वापस उस बाग की तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। कबीर को लगता है शायद हमें देखकर वो वहाँ से चली गई होगी। कबीर अमन के साथ अंदर चला जाता है। चाय पीती वक्त भी कबीर के आंखों के सामने वही सुंदर सी लड़की आ रही थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर जितनी कबीर ने शायद आज से पहले कभी देखी ही नहीं है। और कबीर हल्का हल्का मन ही मन में मुस्कुराए जा रहा था। अब स्नेहा उसको देखती है और बोलती है, हाँ भाई क्या हो गया, बड़ा ब्लश कर रहा है तू। कबीर बोलता है कि अरे तुम्हें पता नहीं है भाई, मैंने ज़िंदगी की सबसे सुंदर लड़की देखी आज। स्नेहा भी बोलती है कि अच्छा कैसी दिखती थी वो। कबीर बोलता है मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता, सीधा दिखाता हूँ। अमन से वापस कैमरा लेता है और बोलता है अरे मैंने उसकी पिक्चर्स देखी है, तो ऐसे करके वो दिखाने लगता है। अब दो फोटोज़ उसने ली थी। पहली फ़ोटो दिखाता है तो उसमें बाग था, सब कुछ था, पेड़ थे, पौध सब कुछ था, लेकिन वो लड़की नहीं थी। और दूसरी फ़ोटो वो काफ़ी ज़्यादा ब्लरी थी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, तो बिल्कुल ब्लर हो चुकी है। अब रिया, स्नेहा, अमन उसका मजाक उड़ाने लग जाते कि भाई ऐसा भी क्या सिंगल हो गया जो तू दिन में लड़कियों के सपने देखने लग गया है, इतना सिंगल तो नहीं था तू कभी भी, क्या हो गया, ट्रिप में आकर अकेला अकेला महसूस हो रहा है क्या। और ऐसे करते करते सब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वेल वो सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर कबीर जानता था वो उसका वहम नहीं था, उसने सच में उस लड़की को देखा था और उसकी पिक्चर्स भी ली थी। सब उसकी बात को एकदम इग्नोर कर देते हैं, और फिर कबीर भी ज़्यादा नहीं सोचता इसके बारे में। वैसे भी एआई का ज़माना है, दब गया होगा कुछ, कोई एक इफेक्ट तो लगना, क्या पता कुछ हो गया। मतलब कबीर सोचता भी है शायद थोड़ा, लेकिन अब कितना ही सोचेगा एक इंसान। कबीर उनमें से नहीं था जो एक चीज़ हो जाए तो उसके बारे में दिन भर सोचता रहे। वो एक आंख से देखता था, दूसरी आंख से एकदम अनदेखा कर देता था, तो उस टाइप का था। तो वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो भी उनके साथ मज़े लेने लग जाता है। अब रात का समय है, सब सोने की कोशिश कर रहे हैं और स्नेहा अपना किताबें पढ़ रही है। किताबें पढ़ते पढ़ते
अचानक से स्नेहा को वापस से वो गुनगुनाने की आवाज़ आ जाती है। अब जैसा मैंने बताया, स्नेहा को एक टॉपिक मिला था, उसने सोचा था मैं जाऊंगी तो ज़रूर, देखूंगी तो ज़रूर। तो स्नेहा क्या करती है, किसी को बताती नहीं है, चुपचाप चले जाती है। अब अमन देखता है कि ये चुपचाप ऐसे निकल गई, और फिर अमन थोड़ा सा और देखता है तो स्नेहा नीचे की साइड जा रही है, मतलब वो नीचे सीढ़ियाँ चढ़ के फिर बाद में मेन गेट से बाहर। तो अमन भी उसके पीछे हो लेता है कि भाई ये कहाँ जा रही है इतनी रात को। अब स्नेहा चलते 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 सीधा बाग के अंदर चली जाती है। अमन देखते कि यार नो एंट्री लगी है, इतनी रात को वहाँ इतने कीड़े सांप कुछ भी हो सकता है, इतने मतलब इतने घने जंगल है, मतलब इतने बड़े पौधे हैं, जंगल ही है पूरा, तो सांप कीड़े सब कुछ हो सकते हैं वहाँ पर। अमन उसे आवाज़ लगा रहा है, स्नेहा कहाँ जा रही है तू, रुक जा ना, कल सुबह चल रही हो, कहाँ जा रही है, पागल है तू। बहुत पुकार रहा है, बहुत आवाज़ दे रहा है, लेकिन स्नेहा उसकी एक भी नहीं सुन रही। ऐसा लग रहा था जैसे मानो स्नेहा पूरी हिप्नोटाइज्ड हो गई है। थोड़ी देर बाद तो स्नेहा बाग के अंदर जाती रहती है और एक टाइम के बाद तो वो गायब हो गई है। स्नेहा दिखाई ही नहीं दे रही अमन को। अमन भी परेशान हो गया कि ये लड़की गई कहाँ। अमन दौड़ के जाता है और जल्दी से रिया और कबीर को भी बता देता है। अब ये तीनों पहले तो आगे पीछे ढूंढते हैं, उसके बाद तीनों ही बाग में चले जाते हैं। और कबीर जब जा रहा था ना तो उसका पैर किसी गीली मिट्टी में पड़ता है, और जब वो अपनी फ्लैशलाइट उस साइड करता है तो एकदम से चिल्ला उठता है। वो मिट्टी के अंदर कुछ कंकाल गड़े हुए थे और पैर पड़ते वो कंकाल ऐसे ऊपर भी आ गए थे। तो जैसे कबीर चिल्लाता है वो दोनों भागते हुए कबीर के पास आते हैं कि क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा है। कबीर उन्हें डरते हुए नीचे की तरफ इशारा करके दिखाता है, और जब वो दोनों नीचे देखते हैं, नीचे कुछ भी नहीं होता। कबीर इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि भाई यहाँ कंकाल पड़ा हुआ था, यहाँ गीली मिट्टी थी, सब कुछ ये था वो था, अब मुझे नहीं पता है सही कैसे हो गया। पर वो दोनों उल्टा कबीर को ही डांट देते हैं कि ये कोई टाइम है मजाक करने का, यहाँ अपनी स्नेहा मिल नहीं रही है और तू पागलों की तरह हमसे मजाक कर रहा है, तू पागल वागल है क्या। तभी रिया की नज़र स्नेहा की पायल पे पड़ती है जो वहाँ पर गिरी हुई थी, और उन पायलों पर खून लगा हुआ था। रिया जैसे उस पायल को उठा के देखती है, रिया रोने लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब इन तीनों की आवाज़ सुनते ही वहाँ पे काका भी आ जाते हैं, और काका इन तीनों को जब बाग में देखते हैं तो वो तो पागल ही हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा, उनकी आंखें लाल हो जाती है एकदम, चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम तीनों वहाँ कर क्या रहे हो, निकलो बाहर यहाँ से जल्दी से। ये तीनों भागते हुए काका के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं कि स्नेहा गायब हो गई है, वो बाग में आई थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, काका प्लीज़ आप ढूंढिए उसे, आप बताइए कहाँ पर होगी वो, ये वो करके वो काका से हेल्प मांगने लग जाते हैं। तभी एकदम से देखते हैं कि बाग में एक पेड़ था। एक्चुअली पेड़ बहुत सारे थे, लेकिन एक पेड़ था जिसमें झूला लगा हुआ था, और उस झूले पर स्नेहा झूला झूल रही थी। स्नेहा ने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बाल उसके एकदम खुले थे, और उसकी स्किन कुछ अजीब सी वाइट कलर की हो गई थी। मतलब ओवरऑल स्नेहा नहीं लग रही थी, इनफैक्ट कोई अजीब सा बहरूपिया सा लग रही थी। कबीर और अमन स्नेहा को देखते उसके पास दौड़ते हुए जा रहे होते हैं कि तभी काका उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं कि रुक जाओ, ये जो भी लड़की है तुम्हारी दोस्त स्नेहा नहीं है, बल्कि यक्षी है। तीनों काका को देखते हैं हैरानी से और बोलते हैं कि यक्षी, कौन यक्षी। और तब काका इन्हें एक कहानी बताते हैं, इस बाग की कहानी, यक्षी की कहानी। दरअसल कई सालों पहले एक वक्त था जब यहाँ एक लड़की रहा करती थी, देविका, बेहद खूबसूरत और बेहद सुरीली। जब वो गाना गाती तो हर कोई आगे पीछे जो भी होता वो अपना काम छोड़कर सिर्फ गाना सुनता, और जब वो कहीं से जाती तो हर कोई उसे निहारता रहता, इतनी सुंदर। दरअसल वो एक माली की बेटी थी, और जो माली था वो इस बंगलों में, इस बाग में काम किया करता था। देविका भी अक्सर अपने पापा के साथ यहाँ पर आ जाया करती थी, और जो यहाँ पे बाग जो तुम्हें दिख रहा है ये भी देविका ने ही लगाया था। अक्सर यहाँ पर कई सारे गेस्ट रहने आया करते थे, और कभी वो देविका को देखते तो हर कोई उसे देखकर बस उसे निहारता रहता। लेकिन एक बार की बात है, जब यहाँ पर कुछ लड़के आए थे, कुछ लड़के जो कि शराब के नशे में पूरी तरीके से चूर हो चुके थे, और जब उन्होंने देविका को देखा तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए, छेड़खानी करने लग गए। देविका, जिसने आज से पहले सब चीज़ें देखी तक नहीं थी, वो तो बस अपने गांव वालों के साथ, अपने लोगों के साथ रहती थी, जब उसने देखा कि लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उसको इतनी गंदी नज़रों से देख रहे हैं, तो कुछ अजीब सा डर उसके मन में बैठ गया। जिसके बाद कहा जाता है कि देविका ने गाना छोड़ दिया, हंसना तक छोड़ दिया, इनफैक्ट उसने अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दी। और ऐसी एक बार की बात है, वो अपने ही बाग में आती है, जो उसका फेवरेट पेड़ था, जिधर वो घंटों बैठा करती थी, उसी पेड़ की टहनी पर देविका लटक जाती है। और कहा जाता है कि उसके बाद से देविका की आत्मा
यहीं घूमती है, सिर्फ बदले की आग में, इतने गुस्से में कि अगर कोई रात को उसको देख ले तो वैसे ही सदमे से मर जाए। देविका जो एक समय पर इतनी अच्छी लड़की थी, इतनी अच्छी बेटी थी, इतनी अच्छी इंसान थी, लेकिन भूत बनने के बाद वो उतनी ही बुरी और खौफनाक हो गई। यहाँ पे बाग के आसपास कई हादसे हुए हैं, कई लोगों की जान गई है यहाँ पर। किसी का कहना है कि इन सब हादसों के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है, इनफैक्ट सिर्फ एक औरत का हाथ है, देविका। और तब से देविका का दूसरा नाम पड़ा, यक्षी। कहते हैं कि यक्षी का भूत रात को अगर किसी को देख ले तो उसको छोड़ता नहीं है। वो सिर्फ उन लड़कों से नहीं बल्कि पूरे गांव वालों से बदला लेना चाहती थी। क्यों? क्योंकि जब देविका के साथ ये सब हुआ था तो उसके बाद से गांव में कई प्रकार की बातें शुरू हो गई थी। कुछ लोग कहते थे देविका ने ही कुछ करा होगा, कुछ लोग कहते हैं देविका की गलती थी, कुछ लोग कुछ कहते, कुछ लोग कुछ कहते, और उनकी बातें बहुत बुरी होती थी, जिससे सुनकर देविका और ज़्यादा टूट गई थी। बताया जाता है कि जो भी देविका को देखता है वो मन मोहित हो जाता है, इतना कि देविका उसे हिप्नोटाइज तक कर देती है। जहाँ वो चाहती है वहाँ वो आदमी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, जिसके बाद अगले दिन उस आदमी की बॉडी ही मिलती है। अब ये सुनकर रिया एकदम से रोने लग जाती है, कहती है कि आप प्लीज़ स्नेहा को बचा लो काका, स्नेहा की कोई गलती नहीं है इन सब में। इसके बाद ये तीनों काफ़ी गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो काका बताते हैं कि एक टाइम आया था जब यक्षी ने यहाँ पर बहुत सारी जानें ली थी। तो जिस बंगलों के ओनर थे उन्होंने एक बार एक तांत्रिक को बुलाया था, और उस तांत्रिक ने मंत्रवादी का पत्थर उस पेड़ के नीचे रख दिया था जहाँ देविका ने खुद की जान ली थी। पर 2 साल पहले यहाँ के ओनर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, और अब ये बात भी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। तो कंस्ट्रक्शन करते करते 2 मज़दूर जो आते हैं उनको ये सारी बातें पता नहीं थी, और वो कंस्ट्रक्शन करते करते इस बाग में भी जाते हैं और उस पत्थर को भी वहाँ से हटा देते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब था कि वो जो ओनर था वो अपने बंगलों को एक्सपेंड करना चाहता था, तो इस पूरे बाग को हटाकर यहाँ पर और सारी वो अपनी बिल्डिंग्स एंड ऑल ये सब बनाना चाहता था। तो अब वो करने के लिए पूरा बाग तो साफ़ करना पड़ेगा। तो जो 2 मजदूर होते हैं वो बाग साफ़ करने चले जाते हैं, वहाँ से सारे पत्थर हटाते हैं, जिनमें से उस पेड़ के नीचे रखा पत्थर भी होता है जिसे वो हटा देते हैं। और वो पत्थर हटते ही उसी रात उन दोनों मजदूरों की मौत हो जाती है। और ऐसी मौत देखकर ओनर ने कंस्ट्रक्शन बंद करवा दिया और बाग को ऐसे वीरान ही छोड़ दिया। काका बताते हैं कि अगर शायद उस पत्थर को वापस से उस पेड़ के नीचे रख दिया जाए तो शायद यक्षी पर काबू पाया जा सकता है। ये सुनते ही कबीर और अमन काका से ओनर का नंबर मांगते हैं। ओनर का नंबर मिलते ही ओनर को कॉल करते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। ओनर पहले तो अवॉइड कर रहा होता है, लेकिन ये दोनों से धमका देते हैं कि अगर तूने कॉपरेट नहीं करा और जैसा हम कह रहे हैं वैसे नहीं करा तो हम तेरी कंप्लेंट फाइल कर देंगे और पुलिस को क्या पूरी दुनिया को बताएंगे कि तेरे बंगलों में होता क्या है। और धमकी से डरकर अगले ही दिन ओनर उस तांत्रिक को लेकर वहीं पहुंच जाता है। अब रात हो रही होती है और ये होती है पूर्णिमा की रात। तांत्रिक आता है, पूजा शुरू करता है, तभी शांत पड़ा माहौल तूफान का रुख ले लेता है और तभी सबको सामने से कुछ सफ़ेद धुआं सा दिखता है और धीरे धीरे धुआं साफ होता है और इनके सामने होती है यक्षी। उसका गुस्सा उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था, खून से भरी आंखें, उसके बिखरे हुए बाल। वो एकदम गुस्से में आती है और रिया का ऐसे गला पकड़ लेती है और चिल्ला के बोलती है कि तुझे भी मार दूंगी, सबको मार दूंगी। मेरे बाग में क्यों आए हो तुम लोग, मुझे फिर से धोखा देने के लिए? अब जो वो रिया को पकड़ा है, रिया को सांस ही नहीं आ रही है। जैसे ही कबीर और अमन ये देखते हैं वो उठते हैं कैसे भी करके रिया को बचाने के लिए, पर तांत्रिक उन दोनों को रोक देता है। और फिर तांत्रिक उठता है और बोलता है कि इस बच्ची को जाने दे, जाने दे, इसको छोड़ दे। पर यक्षी तांत्रिक की एक भी नहीं सुन रही होती है। जिसके बाद तांत्रिक अपनी आंखें बंद करता है, कुछ राख सा निकालता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और वो राख को यक्षी के ऊपर फेंक देता है। जैसे वो राख यक्षी के ऊपर पड़ती है, यक्षी एकदम चिल्लाते हुए रिया को छोड़ देती है। वो इतनी तेज चिल्लाती है कि वहां खड़े हुए सबकी रूह कांप जाती है। तांत्रिक उसे बोलता है कि तुम यक्षी नहीं हो, तुम देविका हो। इन बच्चों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इनको जाने दो। क्या मिलेगा तुझे यहाँ पे भटकते हुए? मैं तुझे मुक्त कर सकता हूँ। तू कब तक इस बंधन के साथ बंधी हुई रहेगी? कब तक तू अपना गुस्सा लोगों पर निकालेगी? क्या तू चाहती है मैं तुझे वापस से बांध दूं जैसे पिछली बार बांध के गया था? क्या बंधा हुआ जीवन तुझे अच्छा लगता है? तांत्रिक यही सब चीज़ें बोल रहा था और ये सारी चीज़ें सुनकर यक्षी का कहीं ना कहीं गुस्सा कम हो रहा था। तांत्रिक आगे ये बोलता है कि मैं तुझे मुक्ति दे सकता हूँ, इस संसार से मुक्त हो जा। तेरी जिंदगी वैसे भी इस संसार से ख़त्म हो चुकी है, मत भटक यहाँ पर।
ऐसे ऐसे तो कभी खुश नहीं रह पाएगी, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और ये सारी बातें सुनते हुए यक्षी धीरे धीरे ना बहुत बहुत नॉर्मल होने लग जाती है। जो अभी तक एकदम गुस्से में थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से सांस तक ले रही थी, वो एकदम काम हो जाती है, एकदम शांत, एकदम चुप। और धीरे धीरे उसका रूप वापस से देविका जैसा बन जाता है, बिल्कुल वैसा। ना तो उसकी आंखों में गुस्सा था, ना उसके एक्सप्रेशन डरावने लग रहे थे, और ना ही उसका स्किन कलर सफ़ेद सा था। वो एकदम नॉर्मल लड़की सी लग रही थी, जैसा कबीर ने सुबह फ़ोटो खींचते वक्त देखा था। वो एकदम मायूसी से खड़ी थी। और तब तांत्रिक उसे बोलते हैं कि मैं मंत्रों की मदद से तुम्हें वापस से वहाँ पेड़ में बांध दूंगा, तुम्हें वहीं पर मुक्ति मिल जाएगी। कि मेरे जाने के बाद इस बाग को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहना चाहिए, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेगा। वोनर इस बात पे अग्री कर जाता है और तांत्रिक वापस से उस पत्थर को उठाकर कुछ मंत्र पढ़कर वापस से पेड़ के नीचे रख देता है। और फिर से एक बार पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। स्नेहा वहीं झूले के पास बेहोश पड़ी थी। तीनों जाकर उसे लेकर आते हैं। चारों तरफ वापस से एक अजीब सी शांति हो चुकी थी और हवा में वही चमेली की खुशबू। ये सब जाते हैं वापस से बंगलों के अंदर और उस रात कोई नहीं सोता। सुबह 6 बजते ही जैसे ही सूरज की किरणें इनके बंगलों तक पहुंचती है, ये सब अपना सामान पैक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, एक और बात कि रात के समय में वो तांत्रिक एक छोटी मोटी पूजा स्नेहा से भी करवा देता है ताकि उसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो तो वो चली जाए। सुबह होने के बाद जब ये लोग वापस घर की तरफ जा रहे थे तो ये सब एक चीज़ नोटिस करते हैं कि किस एक्साइटमेंट के साथ ये इन्होंने इस ट्रिप को शुरू करा था, लेकिन किस मायूसी के साथ, किस सदमे के साथ, किस डर के साथ इन लोगों की इस ट्रिप का एंड हुआ है। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। ये थी यक्षी की कहानी, ये थी देविका की कहानी, एक ऐसी आत्मा की कहानी जो आज भी अपने रिवेंज के चक्कर में भटक रही थी। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।